स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे हमने वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, उसके बाद शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन हमने कल पढ़ लिए थे. नाउ विल कंटिन्यू विद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. अब इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है हम वो पढ़ेंगे. शॉर्ट रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. क्या होता है? फैक्टर जो है, फिक्स्ड फैक्टर हमारा फिक्स्ड रहता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है. तो जब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हम चेंज करते हैं, जब हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में इंक्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर है उसका एप्लीकेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेशियो है आपका वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच में, वो यहाँ पे चेंज होता रहता है. नेक्स्ट, जब हम लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. रेशियो नहीं चेंज होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कोई डिफरेंस नहीं रहता है हमारे पास जब हम लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन फंक्शन को हैंडल करते हैं. तो जब हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होती है लॉन्ग पीरियड में, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं. तो जो रेशियो है, हम उसी रेशियो में उसको और इंक्रीज़ करते जाते हैं, बीच का कोई डिफरेंस उसमें और नहीं आता. जैसे अगर हमारा लैंड है, उसको हम 2 यूनिट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो लेबर है, हम उसे भी 2 यूनिट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जब आपको बढ़ानी होती है तो आपको ओवरऑल एप्लीकेशन करना पड़ता है सारे फैक्टर्स में, तभी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आगे बढ़ती है. नेक्स्ट इज़ आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर ओनली. शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जब आउटपुट आपको इंक्रीज़ करना है तो वो आउटपुट इंक्रीज़ होगा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके. फिक्स्ड फैक्टर में आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं ला सकते. लेकिन जब आप आते हैं लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में, तो आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स. यहाँ पे याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है आपका फिक्स्ड फैक्टर में और वेरिएबल फैक्टर में. तो आप सारे फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं अगर आपको वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यहाँ पर इंक्रीज़ करना होता है. स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, जो स्केल है वो हमारा कांस्टेंट रहता है. स्केल यहाँ पे मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी. हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 है, तो हम 10,000 के विद इन ही आउटपुट बढ़ाएंगे. पहले अगर हम 400 यूनिट्स आउटपुट दे रहे थे, तो अब हम और लेबर्स को करके 600, 700 हम कर सकते हैं. लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 की, उसको हम नहीं क्रॉस कर सकते, वो एज इट इज़ रहेगा. हमें स्केल के विद इन ही प्रोड्यूस करना है. वहीं जब आप लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, तो स्केल ही सबसे पहले चेंज होता है. लॉन्ग पीरियड में जब हम आते हैं, तो हम लॉन्ग पीरियड में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, मींस हमें अपनी स्केल को बढ़ाना है. पहले अगर हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब हमें 2000, 5000 ऐसे प्रोड्यूस करना है, हमें अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाना है. सो दिस इज कॉल्ड योर स्केल ऑफ आउटपुट टेंड टू चेंज इन द लॉन्ग पीरियड. नेक्स्ट है स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर. जब आप शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, तो आप उसको पढ़ते हैं एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर. लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड पढ़ते हैं, तो आप उसे पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू स्केल. अब आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है रिटर्न्स टू फैक्टर. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है. अब आगे का पूरा चैप्टर हमारा इसी पर डिपेंड करेगा, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन पे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं. व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, अब आपको जब मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, इंडिफरेंस कर्व्स पढ़ाए थे, तो उसमें हमने
TU पढ़ा था, MU पढ़ा था, जहाँ टोटल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, आप उसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। टोटल जैसे वहाँ पे आप समेशन निकालते थे, वही वैसा ही टोटल समेशन आप यहाँ पे निकालेंगे। मार्जिनल क्या होता है? 1 एडिशनल यूनिट से जो आपका यूटिलिटी डिराइव होती थी, यहाँ पे आप वही एडिशनल यूनिट का प्रोडक्ट की डिफरेंस निकालेंगे। एंड एवरेज हम आगे पढ़ते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, उसको एक बार ज़रूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज TP? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड by all the units of a variable factor along with fixed factor। TP क्या होता है? जब वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ मिलकर जितना टोटल आउटपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, MP। What is MP? MP refers to change in TP when one more unit of the variable factor is used। TP क्या होता है? जब चेंज आ जाता है आपके MP क्या होता है? जब TP में एक चेंज आ जाता है एक और एडिशनल यूनिट की वजह से, एक और एडिशनल वेरिएबल फैक्टर की वजह से। सिंबल में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? MPN इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। इससे हम कैलकुलेट करते हैं आपका MPN जो है वो ऐसे निकलता है आपका कि आप जो एडिशनल है, एडिशनल में से जो प्रीवियस रहता है आप उसको माइनस करते हैं और फिर वो आपका एडिशनल यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट आप ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। TP आप कैसे कंप्यूट करते हैं? समेशन ऑफ ऑल द MPs, सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स का जो समेशन होगा दैट इक्वल्स योर TP। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। मतलब कि इट इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। जितना टोटल आपका प्रोडक्ट है बाय वेरिएबल फैक्टर, आपने जितने यूनिट्स लगाए हैं, TP बाई L। L क्या होता है आपका? वेरिएबल फैक्टर। याद होगा आपको QX इक्वल्स टू F इंटू L एंड K, जहाँ पर L आपका होता है लेबर, K होता है आपका कैपिटल, L होता है आपका वेरिएबल फैक्टर और K आपका होता है कैपिटल। तो TP बाई L जो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। एक न्यूमेरिकल हम इसलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। AP और MP का कैलकुलेट करते हैं। AP एंड MP यूनिट्स ऑफ लेबर हमें दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और हमें समेशन टोटल प्रोडक्ट जो हमें दिया है वो है 20 36 48 56 60 60 एंड 56। तो हमने पहले इसको एक टेबल के फॉर्म में फ्रेम कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड TP हमने इसको टेबल के फॉर्म में फ्रेम कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम AP निकालते हैं। AP हमने क्या किया था कि टोटल प्रोडक्ट से आप डिवाइड करते हैं जब वेरिएबल फैक्टर को, तो आपका निकल जाता है वहाँ पर AP। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 20, 36 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 36 जब आप टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर यूनिट ऑफ लेबर कितने आप यूज़ कर रहे हैं? 2। तो आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 36 बाई 2 इज 18, देन 48 बाई 3 इज 16, 56 बाई 4 इज 14, 60 बाई 5 इज 12 एंड 60 बाई 6 इज 10 एंड योर 56 बाई 7 इज 8। ठीक है, देखिए ऐसे आपका पूरा यहाँ पे AP हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? MP हमने क्या पढ़ा था? सेम जैसे हमने TU MU किया था, 20 माइनस 0, यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो एज इट इज़ 20। फिर एडिशनल यूनिट से हम प्रीवियस यूनिट को माइनस करते थे। 36 माइनस 20 इज 16। पहला आपका क्या आया? MP 16। नेक्स्ट क्या है आपका? 48 माइनस 36 इज 12, 56 माइनस 48 इज 8,
60 minus 56 is 4. 60 minus 60 is 0 and 56 minus 60 is minus 4. तो ऐसे आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम टीपी आपका एपी और आपका एमपी. आई होप आप लोग को यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा. ठीक है, एक और बार इसको मैं बता देती हूँ आप लोग को. सबसे पहले आप यूनिट्स ऑफ लेबर मेंशन करेंगे और फिर आप टीपी को मेंशन करेंगे. ठीक है, अब जैसे अगर आपको यहाँ पे एमपी दिया होता, आपको एमपी दिया है 20, 16, 12, 8, 4, 0, -4, तो इससे भी अगर हम इसको ऐसे हाइड कर देते हैं तो भी हम इससे हम टीपी कैसे निकाल सकते हैं. 20 पहला यूनिट हम क्या लिखते हैं 20. उसके बाद हमें नेक्स्ट टीपी निकालना है, एडिशनल यूनिट होती है एमपी. हम क्या करते हैं 20 में ऐड कर देते 16, क्या निकलता 36. आ गया आपका 36. वही 16 में आप 12 ऐड कर देते, क्या आता आपका. फिर जब 36 में आप 12 ऐड कर देते तो आपका नेक्स्ट आ जाता यहाँ पे 48. 48 में आप 8 ऐड कर देते, आ जाता आपका 56. तो ऐसे अगर आपको सिर्फ एमपी दिया है तो भी आप टीपी निकाल सकते हैं, सिर्फ टीपी दिया है तो आप एमपी निकाल सकते हैं. और उसी हिसाब से जब टीपी होगा तो टीपी से आप एपी निकाल सकते हैं. लेकिन एपी निकालने के लिए आपको एमपी या टीपी कुछ तो चाहिए, क्योंकि अगर एमपी होगा तो ही आप टीपी निकाल पाएंगे और टीपी से ही आप एपी निकाल सकते हैं. वहीं अगर आपके पास एमपी दिया है या टीपी दिया है तो आप उनसे किसी भी तरीके से एपी निकाल सकते हैं. लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब एवरेज प्रोडक्ट आपको दिया जाए तो वहाँ पर टीपी और एमपी आपको पता हो तो ही आप एपी वहाँ पर निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब इसके आगे है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. रिटर्न्स टू फैक्टर जो मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. ये नाम हमेशा याद रखना. जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, what does this law states? The law of variable proportion states that as more and more of the variable factor is combined with fixed factor, MP of the variable factor may initially rise at increasing rate, but later MP of variable factor starts declining, output increases at diminishing rate, later MP becomes 0 or even negative. आपने TU और MU वाला रिलेशनशिप अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि सेम एज इट इज़, सेम वही लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. अप्लाई क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या कहता है ये लॉ कि as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, MP of the variable factor may initially rise. क्योंकि फिक्स्ड में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, जो भी फ़र्क आना है आपके वो आना है वेरिएबल फैक्टर में. तो आप वेरिएबल फैक्टर को ही कंसिडर करके पढ़ते हैं कि जैसे ही आपका जो वेरिएबल फैक्टर आपका ज़्यादा कंबाइन किया जाता है उस केस में क्या होता है, जो एमपी है स्टार्टिंग में राइज करेगा बट लेटर एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, क्योंकि आउटपुट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड लेटर एमपी बिकम्स 0 और इवन नेगेटिव. बाद में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका टीपी है एमपी है वो इंक्रीज़ करेगा आपका इंक्रीजिंग रेट पे. फिर क्या होगा, वो जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा फिर वहाँ से वो डिमिनिशिंग रेट पर आपके जो है वो इंक्रीज़ करेगा. पहले वो इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद वो इंक्रीज़ करेगा डिमिनिशिंग रेट पे और उसके बाद वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एमपी और उसके बाद वो आपका होने लगता है नेगेटिव, जैसा कि सेम आपके टीयू और एमयू के केस में रिलेशनशिप में हुआ था. ठीक है,
तो इस लॉ को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका कंटिन्यूएशन जो है वो एक पूरा 15 से 20 मिनट्स लेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस डेफिनेशन पर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं।